Recording in progress. अच्छा, अब ये है कि पहले तो आप मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिएगा, ये पेपर हमने अच्छा ये कंपाइल्ड पेपर 2 है। ये मैंने मेरे ख्याल में एक ग्रुप में तो शेयर किए थे। वो किसी बच्चे ने मुझे कहा था कि जो है वो पेपर कंपाइल करके दे दे। तो ये मैंने पेपर जो है ना, पास पेपर 2019 तक के अक्टूबर नवंबर और मई जून जो है ये कंपाइल कर दिए थे, और ये मैंने शेयर कर दिया था। तो जिनको भी चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये पहला पेपर है मई जून 2022। मई जून 2022 है। चलिए, पहला पेपर 23 होना चाहिए था, 22 है। ये दो दफा आ गया मई जून 2022। अभी ये है कि हम ये 22 सॉल्व कर लेते हैं, फिर 23 जो है मैं इसमें ऐड करके आपको 23 करना था। ये दो दफा आ गया। अच्छा, ये पेपर हमने क्लास में सॉल्व तो नहीं किया, मुझे ये बता दें, मई जून 2022। हाँ जी, समर 2022 ये हमने क्लास में सॉल्व तो नहीं किया पहले? पहले क्लास में या किसी ऑनलाइन क्लास में हमने डिस्कस तो नहीं किया ना ये? चलो, तो बस ये स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये क्योंकि आपके पास यानी ये 2023 से जो है वो पैटर्न चेंज हुआ है, तो ये 2022 वाला जो पेपर है ये पुराने पैटर्न पे है, तो इसलिए यहाँ 75 मार्क्स हैं। ठीक है, बट अब आपके पास जो है वो टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है। अच्छा जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपको मालूम है कि ये जनरल क्वेश्चन होगा, किसी भी टॉपिक में से आ सकता है। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड टू आंसर दी क्वेश्चंस। अच्छा जी, ईच कंपाउंड में बी यूज वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। स्टेट विच कंपाउंड इज पर्पल इन कलर। तो पर्पल इन कलर क्या होगा? पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर्पल इन कलर है। रिएक्ट विद एक्वस सोडियम सल्फेट टू फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट। सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके वाइट प्रेसिपिटेट देगा? तो अब देखिए, हमने सल्फेट का रूल पढ़ा है कि ऑल द सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर बैरियम, कैल्शियम एंड लेड। ठीक है, ये सॉलिबिलिटी रूल्स जिनको याद होंगे उनको मालूम होगा। ऑल द सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल, क्योंकि सोडियम तो कभी भी आपको पीपीटी नहीं देगा, सोडियम के तो सारे सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो सल्फेट जो है ये वाइट प्रेसिपिटेट दे सकता है इफ इट कंबाइंस विद आइदर विद बैरियम और विद कैल्शियम और विद लेड। तब आप देखें यहाँ पे आपके पास बैरियम नाइट्रेट है, तो इफ वी रिएक्ट सोडियम सल्फेट विद बैरियम नाइट्रेट, तो दो सॉल्ट का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, और डबल डिस्प्लेसमेंट बैरियम जो है ये कंबाइन हो जाएगा सल्फेट के साथ। दिस विल गिव बैरियम सल्फेट। ठीक है, बैरियम सल्फेट जो है दिस विल गिव वाइट प्रेसिपिटेट, ये वाइट प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है जी, दिस विल गिव वाइट प्रेसिपिटेट। सो दिस विल गिव वाइट प्रेसिपिटेट। सो सोडियम सल्फेट के साथ कौन रिएक्ट करके वाइट प्रेसिपिटेट देगा? बैरियम नाइट्रेट। बैरियम नाइट्रेट reacts with aqueous chlorine to give a brown solution। ठीक है, टू गिव अ ब्राउन सोल्यूशन। यस, KI हैलोजेंस का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लोरीन को रिएक्ट करेंगे पोटेशियम आयोडाइड से, तो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, इट विल डिस्प्लेस आयोडीन, इट बिकम्स KCl plus iodine, and iodine when dissolved in water, this gives brown solution. So KI, potassium iodide,
इज प्रिपेयर्ड यूजिंग अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से कौन से कंपाउंड बनते हैं? इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट आपके पास यहाँ कौन सा है? सिल्वर क्लोराइड। ऑल द हैलाइड्स आर वाटर soluble एक्सेप्ट फॉर सिल्वर एंड लेड। तो AgCl जो है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से बनेगा AgCl। contains an anion with a charge of -3, anion with a charge of -3, sodium nitrite Na3N। नाइट्रोजन ग्रुप वन का है +1, +1 इंटू 3 +3। तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज होना चाहिए? -3। तो Na3N, Na3N इज यूज टू टेस्ट फॉर अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को टेस्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है आपके पास? KMnO4। और क्योंकि यहाँ पे मेंशन था कि ईच कंपाउंड में बी यूज्ड वंस और मोर देन वंस, तो KMnO4 एक से ज्यादा बार भी आ सकता है। नहीं बेटा, KI तो खुद ऑक्सीडाइज, KI रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, KI इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट को टेस्ट करना है, इज यूज टू टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, KMnO4 यूज करेंगे। KMnO4 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये रिएक्ट करेगा विद रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ जी, क्लियर है ये? ठीक है जी, समझ आई ये बात? अच्छा जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पार्ट, ई पार्ट में क्या है? कंटेन्स एन एनाइन विद अ चार्ज ऑफ -3। ठीक है, आपको ऐसा आयनिक कंपाउंड देखना है जिसमें ऐसा एनाइन हो जिसपे -3 चार्ज हो। तो सोडियम नाइट्राइड जो है Na3N। ठीक है, हमने सिंपल इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स थे। हमें ये पता है कि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन अ कंपाउंड विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे चार्जेस का सम किसके बराबर होगा? 0 पे। सोडियम ग्रुप वन का है, ग्रुप वन के एलिमेंट पे चार्ज क्या होता है? +1। +1 इंटू 3 क्या हो गया? +3। तो अब जीरो करने के लिए नाइट्रोजन पे क्या होना चाहिए? -3। और आप यूं भी सोच सकते हैं कि नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 5, ये ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, तो इसके पास चार्ज क्या होगा? -3। क्लियर है ये? ठीक है जी। अच्छा, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा आप लोग। हाँ जी बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। द टेबल शोज सम इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स इन ग्रुप 6। ठीक है, तो ये कुछ ग्रुप 6 एलिमेंट्स हैं और इनकी इंफॉर्मेशन गिवन है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, मेल्टिंग पॉइंट गिवन है, डेंसिटी गिवन है इन ग्राम पर CM3। स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सल्फर। सल्फर की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो हम सिंपल क्या करेंगे? सल्फर का एटॉमिक नंबर देखेंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में सल्फर का एटॉमिक नंबर देखेंगे। ठीक है, तो आप ये देख लें, ये सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? 16। ठीक है, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। सो 2, फर्स्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 8 + 2 10 6, तो ये 16 हो जाएंगे। प्रिडिक्ट द डेंसिटी ऑफ पोलोनियम। ठीक है जी, पोलोनियम का, पोलोनियम की डेंसिटी जो है ये हमें प्रिडिक्ट करनी है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे डेंसिटीज मेंशन है और ट्रेंड क्या है? यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड है। एज वी आर गोइंग डाउन डेंसिटी इज इंक्रीजिंग। तो ट्रेंड क्या हमें नजर आ रहा है? डेंसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अब ये जनरल ट्रेंड अगर आप देखें तो अराउंड 2 के उसमें जो है वो इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, तो आप जो है वो 2 बढ़ा के कोई भी जो है वो वैल्यू दे सकते हैं।
सो लेट्स सपोज हमने 6.3, इसमें आपने जो है वो इंक्रीज कर दें, लेट्स से हमने कर दिया 8.3। ठीक है, वैसे इसमें काफी वाइड रेंज होती है, तो मैंने जस्ट सिंपल जो है वो रेंज को देखते हुए जो है वो 8.3 कर दिया। ठीक है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो प्रिडिक्ट द डेंसिटी ऑफ पोलोनियम, लेट्स से 8.3। क्लियर होगी बात? सल्फर हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 445 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रिडिक्ट द फिजिकल स्टेट ऑफ सल्फर एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इट बॉइल्स एट 445 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट मेल्ट्स एट 113 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट है 113, और आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस किस फेज में आ जाता है? लिक्विड फेज में। एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इज 445। ठीक है, तो एट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? जिसमें सब्सटेंस गैस फेज में आ जाएगा। अब 200 जो है वो इन दोनों के दरमियान में आ रहा है, तो दैट मीन्स एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड इट वुड बी लिक्विड, तो फिजिकल स्टेट वुड बी लिक्विड। और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगी? बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट, it melts at 113 degree centigrade, which is below 200, and boiling point is above 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, या आप यूं भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जी बिल्कुल, ये भी ठीक है, तो टेम्परेचर इज बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा ये हम समर 22 कर रहे हैं, मई जून 22, पेपर 22। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन जो है ये एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। ड्रॉ दी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाना है। शो ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। तो आपने सिंपल ऑक्सीजन का डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाना है। लेट्स से ये एक ऑक्सीजन एटम और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ग्रुप 6 का एलिमेंट दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। एंड वंस इट शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन, पीछे कितने रह जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो ये हमने दोनों ऑक्सीजन एटम्स जो हैं ये डॉट एंड क्रॉस डायग्राम आ गया। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग व्हाई ऑक्सीजन हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है जी, तो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर इट इज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एंड वीक intermolecular forces. ठीक है, therefore it would have a low melting point which is easier to, चाहे तो इसमें ऐड कर दें, which is easier to break। ठीक है, तो जहां भी आपसे क्वेश्चन इस टाइप का आएगा जिसमें स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ठीक है, तो वी सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, चाहे इसमें साथ में मेंशन कर देंगे कोवलेंट कंपाउंड है, बट सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से क्लियर हो गया। एंड वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, दैट्स व्हाई इट इज इजियर टू ब्रेक। सेलेनियम इज अ नॉन मेटल। हाँ जी बेटा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई मसला नहीं है, एक आधी लाइन आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सेलेनियम इज अ नॉन मेटल। सेलेनियम इज अ नॉन मेटल। डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ सेलेनियम 4 ऑक्साइड। सेलेनियम 4 ऑक्साइड, सेलेनियम का सिंबल क्या हो गया? Fe। अब 4 मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। और ऑक्साइड ओ, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होगा? O2, यानी कि -2। तो अब क्रिस क्रॉस मेथड करेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, Se2O4। सिंप्लीफाई करें, 2 1 2, 2 2 4, तो SeO2। ये फॉर्मूला बन गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेलेनियम 4 ऑक्साइड। जी क्लियर है ये? ठीक है, आपने सिंपल पहले चार्जेस अप्लाई किए। चार्जेस अप्लाई करने के बाद सेलेनियम का चार्ज कंपाउंड में मेंशन था +4, और ऑक्सीजन क्योंकि ग्रुप 6 का है, फिक्स है, क्रिस क्रॉस मेथड से आपने चार्जेस को शिफ्ट करके उसको सिंप्लीफाई कर लिया। अ स्मॉल सैंपल ऑफ सेलेनियम 4 ऑक्साइड
जी बेटा बिल्कुल कंसिडर होंगी, ठीक है ना, लाइंस कंसिडर होंगी, बट बहुत ज्यादा जो है वो आप ना लेंगे, एक या दो लाइंस रह रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपका हो रहा है, ठीक है, बट कोशिश करें, क्योंकि मोस्टली आपको जो लाइंस गिवन है इसमें तकरीबन आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है ना। अ स्मॉल सैंपल ऑफ सेलेनियम 4 ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, 2 drops of universal indicator are added to this aqueous solution। सेलेनियम ऑक्साइड आपने वाटर में डिसॉल्व किया, लेट्स से ये बीकर है, ठीक है, इसमें हमने सेलेनियम ऑक्साइड जो है ये, लेट्स से दिस इज सेलेनियम ऑक्साइड dissolved in water, 2 drops of universal indicator are added to this aqueous solution। तो इसमें आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो ऐड कर दिए। प्रिडिक्ट द कलर ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर इन दिस सोल्यूशन, ठीक है, सेलेनियम ऑक्साइड जो है इसका आपने कलर प्रिडिक्ट करना है। अब देखें इसमें एक चीज आपको बताई गई है कि सेलेनियम ऑक्साइड, सेलेनियम इज अ नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, हमने टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स पढ़ा है, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स कितने टाइप के हैं, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल, ठीक है, 4 टाइप के ऑक्साइड्स हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होंगे ये एसिडिक होते हैं, तब क्योंकि सेलेनियम नॉन मेटल है तो इसका मतलब मुझे कंफर्म है कि सेलेनियम ऑक्साइड जो है ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो और एसिड जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या कलर देगा, रेड, या उसका कोई भी शेड, रेड या ऑरेंज लिख दें आप, इट कुड बी आइदर रेड और ऑरेंज। और उसका रीजन क्या है, बिकॉज as selenium is non-metal and non-metallic oxides are acidic in nature। non-metallic oxides क्या होते हैं, they are acidic in nature, ये acidic in nature होते हैं, ठीक है जी, क्लियर है, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो। चलो जी नेक्स्ट पार्ट, calculate the volume in dm cube, calculate the volume in dm cube of 30.2 grams of oxygen at room temperature and pressure, give your answer to two significant figures। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है आपने किसका, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन गैस है आरटीपी के ऊपर, 1 मोल ऑफ एनी गैस, वी नो कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट आरटीपी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 24 dm क्यूब। अब यहाँ मास गिवन है, पहले मास को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मास को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, मास को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 30.2 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मोलर मास 32, यहाँ से मोल्स आ जाएंगे, कितने मोल्स आ रहे हैं, 30 डिवाइडेड बाय 30.2 डिवाइडेड बाय 32, ये मोल्स आ जाएंगे 0.94, 0.94375, ठीक है, फिर मोल्स को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 24 डेसीमीटर क्यूब, ये सिर्फ गैस के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, मोल्स ऑफ गैस, ठीक है, तो आपके पास मोल्स आ चुके हैं, कितने मोल्स हैं 0.94375, वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 24, तो ये आंसर आ जाएगा 22.65। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे देना है तो राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है जी, गिव योर आंसर टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 22, 23 डेसीमीटर क्यूब, इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो गिव योर आंसर टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है जी, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं द डायग्राम शोज सम रिएक्शंस ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड के रिएक्शंस हैं, ठीक है, ये कुछ आपको पूरा ये इस टाइप के जो रिएक्शन है ना ये सिंथेसिस कहलाता है, ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस है, मल्टीपल रिएक्शंस गिवन है, ए बी सी एंड डी आर डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी, गैस ए, सॉल्ट बी, गैस सी एंड लिक्विड डी, ये डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। आइडेंटिफाई द नेम्स ए बी सी एंड डी। अच्छा जी, अब ये ऑर्गेनिक के रिएक्शंस का टेस्ट है, तो अब देखें क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड है, ये ब्यूटेनोइक एसिड है, इसको रिएक्ट किया है मैग्नीशियम से,
तो क्योंकि एसिड है, एसिड जब रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम से, तो ये कौन सा रिएक्शन है? एसिड प्लस मेटल। एसिड प्लस मेटल क्या बनेगा? सॉल्ट। ठीक है, तो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड जब रिएक्ट करेगा Mg से, तो Mg रिप्लेस करेगा किसको? Mg रिप्लेस करेगा H को। H को रिप्लेस करेगा, इसकी जगह पे Mg आ जाएगा। Mg पे चार्ज होता है, Mg पे चार्ज होता है प्लस को। अच्छा, आपने सिर्फ नाम देना है, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम। और ये जो आपके पास आयन बनेगा ये क्या होगा? O8। एसिड से जो आयन बनते हैं, तो -1 चार्ज O8 हो जाएगा, तो ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ब्यूटेनोएट। एसिड का जो आयन होगा ब्यूटेनोइक एसिड में से, जब आप प्रोटॉन निकालेंगे तो वो O8 बन जाएगा, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोएट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद गैस ए, यस गैस ए इज ऑब्वियसली, यहाँ से जो H रिलीज हुआ है वो H किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन। एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो एक, अच्छा गैस ए थी, सॉरी मैंने नाम गलत लिख दिया। गैस ए इज हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट बी इज मैग्नीशियम ब्यूटेनोएट। उसके बाद फिर क्या है? यही सॉल्ट आपका रिएक्ट कर रहा है, इसको रिमूव करते हैं। एसिड अगेन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? मैग्नीशियम कार्बोनेट से। तो सॉल्ट प्लस गैस सी एंड लिक्विड डी, तो लिक्विड डी क्या हो जाएगा? वाटर। लिक्विड डी इज वाटर एंड गैस सी इज, जब भी कार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे तो गैस कौन सी बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। अच्छा जी, नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ई। स्ट्रक्चर ऑफ ई। ठीक है, ई क्या है? आप एसिड को रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड इज रिएक्टिंग विद अल्कोहल। तो एसिड प्लस अल्कोहल क्या बनता है? ईस्टर बनता है। इसका मतलब ऑर्गेनिक लिक्विड ई क्या है? ऑर्गेनिक लिक्विड ई इज ईस्टर। और हमें क्या करना है? ईस्टर का नाम बताना है और स्ट्रक्चर बताना है। तो नाम कैसे बताएंगे? जो अल्कोहल होता है ये किस में कन्वर्ट होता है? अल्काइल में, तो इथाइल। और एसिड कन्वर्ट हो जाएगा O8 में, ब्यूटेनोएट। तो नेम क्या है? दिस इज इथाइल। हमेशा जो अल्कोहल वाला पार्ट है वो अल्काइल बन जाएगा, और एसिड वाला पार्ट O8। तो इथाइल ब्यूटेनोएट। अब स्ट्रक्चर बनाना बड़ा आसान काम है, पहले इथाइल बनाए। इथाइल, दो कार्बन, ये बन गया इथाइल। अगर नाम मालूम है ना तो स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से बनेगा, इथाइल। अब ब्यूटेनोएट बना दें। ब्यूटेनोएट मतलब ये आ गया फंक्शनल ग्रुप ईस्टर का। और तीन कार्बन, एक कार्बन तो ये हो गया, 1 2 3 4, ये बन गया इथाइल ब्यूटेनोएट। इथाइल ब्यूटेनोएट, ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है जी, ये आपने इथाइल ब्यूटेनोएट का स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अब आ जाते हैं ये, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द टर्म C&D वाला। C&D तो सिंपल है ना बेटा, C&D तो बड़ा आसान है। देखो एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है। तो आप याद करो, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या बनता है? सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये हमने रिएक्शन पढ़े ना, एसिड्स में भी पढ़े हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़े हैं। तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वाटर लिक्विड होता है। तो गैस सी और लिक्विड डी जो है वो, और गैस सी हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड डी है वाटर। ठीक है। बी पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ई बनाना है। स्ट्रक्चर ऑफ ई जो है ये, तो देख लें स्ट्रक्चर ऑफ ई जो है ये क्या है। देखें, एसिड रिएक्ट कर रहा है, एसिड, ये आप जिनको भी इसमें प्रॉब्लम है इस क्लैरिफिकेशन को रिवाइज करें। एसिड रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल से। अल्कोहल और एसिड जब कंबाइन होंगे तो ईस्टर बनेगा। ठीक है, समझे? यहाँ पे ये इथेनॉल है।
ये इथेनॉल मैंने इसके बिल्कुल सामने बना दिया है। ठीक है, ये इथेनॉल है। अब क्या होगा, यहाँ से कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा। कैसे? एसिड में से OH जाएगा लेट से, और अल्कोहल में से H, ये वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा। और ये जो आपके पास पार्ट अल्कोहल में जो पार्ट बच गया, ठीक है, आप कह लें कि ये जो पार्ट है, ये आके कंबाइन हो जाएगा किसके साथ? ये C डबल बॉन्ड O के साथ। ये पूरा ये स्ट्रक्चर कंबाइन हो जाएगा। तो अब क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा? अब आप इसको पढ़ेंगे, ये क्या कहलाएगा? दिस इज इथाइल। ये इथाइल कहलाएगा। जब ये कंबाइन होंगे, ये आके कनेक्ट हो जाएगा इस कार्बन के साथ। ठीक है, बिकॉज ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लॉस हो गया। ठीक है, तो इथाइल, और यहाँ से आपके पास क्या बचा है? O8, ब्यूटेनोएट, इथाइल ब्यूटेनोएट। समझ आ रही बात? ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया, ये देख लें, ये इथाइल, ये अल्कोहल से आने वाला इथाइल, ये ब्यूटेनोएट वाला पार्ट। हाँ जी, क्लियर है अब ये? ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देख लें। ब्यूटेनोइक एसिड इज अ वीक एसिड। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द टर्म वीक इन वीक एसिड। पार्शियली आयोनाइजेस। वीक एसिड क्या होते हैं? विच पार्शियली आयोनाइज। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4। द टेबल शोज इंफॉर्मेशन अबाउट सम पार्टिकल्स। स्टेट द न्यूक्लियन नंबर फॉर Br79। न्यूक्लियन नंबर क्या होता है? मास नंबर, एटॉमिक मास। तो न्यूक्लियन नंबर जो लार्ज नंबर होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियन नंबर फॉर Br7935 इज 79। स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 79 Br35 -1। ये ब्रोमाइड आइन है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। तो ये एटॉमिक नंबर प्रोटॉन विच इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन, प्लस इसने एक गेन किया हुआ है। तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 36 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है जी। उसके बाद Ca, कैल्शियम 20, calcium 4020 is the full symbol for one isotope of calcium. Write the full symbol for one other isotope of calcium. तो isotopes में क्या चीज डिफरेंट होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, तो Ca20 ये सेम होगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने इसमें एक बढ़ा दिया, लेट से 41 कर दिया। ठीक है जी, तो ये आपके पास आइसोटोप बन जाएगा। दिस इज आइसोटोप ऑफ, क्योंकि आपने यहाँ पे न्यूक्लियॉन नंबर जो है वो चेंज कर दिया। डिस्क्राइब हाउ अ कैल्शियम आयन इज फॉर्म फ्रॉम अ कैल्शियम एटम। ठीक है, तो कैल्शियम आयन से कैल्शियम एटम कैसे बनता है? पॉजिटिव आयन है तो बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो कैल्शियम एटम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैल्शियम एटम loses 2 electrons. Once it loses 2 electrons, it becomes calcium ion. Calcium bromide. Calcium bromide is an ionic compound. Calcium bromide conducts electricity when molten, but not when solid. Explain why calcium bromide conducts electricity when molten, but not when solid. So in solid form, ions are closely packed. ठीक है, in solid form, ions are closely packed. ठीक है, सॉलिड फॉर्म में क्या होगा? आयंस आर क्लोजली पैक्ड इन लैटिस स्ट्रक्चर। इन लैटिस, ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म में क्या होगा? आयंस क्लोजली पैक्ड होंगे। ठीक है, सपोज मैंने ये डायग्राम भी दिखा दी। इन लिक्विड फेज, बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, बिल्कुल नहीं लिखेगा। आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, क्लोरीन ने गेन किया है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है ना। तो इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? फ्रीली मूविंग आयंस होते हैं। आयनिक कंपाउंड में अगर आप फ्री इलेक्ट्रॉन लिख के आओगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, इट हैज फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या मौजूद है? फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसमें कोई कंफ्यूजन?
ठीक है, तो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखना, फ्रीली मूविंग आयंस लिखना है। तो क्या हो जाएगा, इन सॉलिड फेज आयंस आर क्लोजली पैक्ड, इन लिक्विड फेज आयंस आर फ्री टू मूव। लिक्विड फेज में क्या हो जाएगा, आयंस आर फ्री टू मूव, लेट्स से ये इस फेज में आ गया, तो नाउ दे आर फ्री टू मूव। प्रिडिक्ट अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज टू अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड। तो देखें, इन्होंने ऑलरेडी आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता दी है। कौन सी प्रॉपर्टीज बताई हैं, कि इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन बट व्हेन सॉलिड। ठीक है, तो एक चीज तो ये बता दी, दो प्रॉपर्टीज, मतलब एक प्रॉपर्टी आपके पास ऑलरेडी आ गई, इसके अलावा आपको प्रॉपर्टीज बतानी है। ठीक है, तो इसके अलावा प्रॉपर्टी, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड आयनिक सॉलिड दे आर वाटर सॉल्युबल, पानी में डिजोल्व होते हैं, जनरली दे आर वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो हम जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज ध्यान में रखिएगा, तीन ही प्रॉपर्टीज हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड फेज, वो यहाँ पे ऑलरेडी आ गया था। उसके बाद हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड वाटर सॉल्युबल। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन इथीन एंड स्टीम। बेटा ये रीजन कोई नहीं पूछेगा आपसे कि ये वाटर सॉल्युबल क्यों होते हैं। ठीक है ना, जो रीजंस हैं वो हमने क्लास में डिस्कस किए हैं। इसका बस ये आपको पॉइंट स्टेटमेंट ध्यान में रखनी है कि दे आर वाटर सॉल्युबल, इसकी रीजनिंग आपके सिलेबस में है ही नहीं। इथेनॉल is manufactured by the reaction between ethene and steam. The condition used are 300 degree centigrade, a high pressure, and a phosphoric acid catalyst. ठीक है जी, तो इथेनॉल जो है ये प्रिपेयर हो रहा है। इथेनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन इथीन एंड स्टीम। कंडीशंस क्या है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई प्रेशर एंड फॉस्फोरिक एसिड कैटलिस्ट। द रिएक्शन बिटवीन इथीन एंड स्टीम इज reversible. The forward reaction is exothermic. Delta H of the reaction is negative. An equilibrium mixture is formed. An equilibrium mixture is formed when the reversible reaction happens in a closed system. Predict what happens to the amount of ethanol in the equilibrium mixture if the temperature is decreased and the pressure remains constant. तो क्या किया आपने, टेम्परेचर कम कर दिया है। तो जब टेम्परेचर कम करेंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है, फॉरवर्ड है, डेल्टा एच नेगेटिव है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो क्या होगा, प्रिडिक्शन क्या होगी, वी गेट प्रिडिक्ट व्हाट हैपन टू द अमाउंट ऑफ इथेनॉल। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ इथेनॉल, अमाउंट ऑफ इथेनॉल इंक्रीजेज। जिन टर्म्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया आपने उसी टर्म्स में, आप डायरेक्ट ये नहीं लिख देंगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड। क्या पूछा गया है, व्हाट हैपन टू द अमाउंट ऑफ इथेनॉल, तो आप कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो अमाउंट ऑफ इथेनॉल विल इंक्रीज। रीजन क्या है, अब एक्सप्लेनेशन। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द प्रोडक्ट साइड और इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द राइट। रीजन क्या है, एज फॉरवर्ड रिएक्शन इज फॉरवर्ड रिएक्शन इज exothermic, it releases energy। ठीक है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, ये टेम्परेचर रिलीज करेगा ताकि इक्विलिब्रियम दोबारा। तो अगर आप यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी काफी है, प्लस साथ में आप बता दिए इट रिलीजेस एनर्जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ये सबको मालूम होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब भी होगा, whenever exothermic reaction occurs it releases energy to the सराउंडिंग को एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट। Predict what happens to the amount of ethanol, in the equilibrium mixture if the pressure is decreased। अब क्या किया, pressure is decreased and the temperature remains constant। तो pressure affects only those reactions in which gas is involved। और यहाँ गैस मौजूद है, रिएक्टेंट साइड पर गैस के 2 मोल्स है, प्रोडक्ट साइड पर 1 मोल है। तो जब आप प्रेशर कम करेंगे, प्रेशर डिक्रीज करेंगे, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर मोर, बिकॉज प्रेशर कम करने पर वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां पे मोर मोल्स ऑफ गैस होंगे, जहां गैस के मोल्स ज्यादा होंगे। और के मोल्स कहाँ ज्यादा है, बैकवर्ड। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड। तो देयरफॉर क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ इथेनॉल
रीजन क्या है? इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द लेफ्ट। इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। बिकॉज रीजन क्या है? मोर मोल्स ऑफ गैस, मोर मोल्स ऑफ गैस ऑन रिएक्टेंट साइड। ठीक है, मोर मोल्स ऑफ गैस ऑन रिएक्टेंट साइड, यानी कि लेस मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्वस इथेनॉल बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। फर्मेंटेशन प्रोसेस से जो अल्कोहल बनता है उसका आपने मैन्युफैक्चर जो है वो डिस्क्राइब करना है। इंक्लूड द इक्वेशन, क्या क्या चीजें बतानी? इंक्लूड द इक्वेशन एंड द एसेंशियल कंडीशंस नीडेड फॉर दिस फर्मेंटेशन। ठीक है जी। तो पहले, सबसे पहले तो इक्वेशन लिखते हैं। फर्मेंटेशन की इक्वेशन क्या है? ग्लूकोज C6H12O6 decomposes to give ethanol C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस करेंगे, 6 कार्बन है, 2 to the 4 +2। ये इक्वेशन हो गई। उसके बाद कंडीशंस क्या है? दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट which contain एंजाइम। जो 3 मार्क्स हैं तो एक कंडीशन, 2 कंडीशंस आपने मिनिमम बतानी है। 1 मार्क इक्वेशन का हो गया, एटलीस्ट 2 कंडीशंस आप बताएंगे। ठीक है। एंड एट टेम्परेचर अराउंड 25, टेम्परेचर अराउंड 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। और चाहे तो इसमें चाहे एक और हम लिख देते हैं, वैसे 2 काफी है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, ये कंडीशन हो जाएंगी। तो ये हमने फर्मेंटेशन को डिस्क्राइब कर दिया। क्लियर है ये? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Question number 6. A sample of an alloy containing aluminum and copper is added to hot dilute sulfuric acid. A sample metals में से क्वेश्चन है, आई थिंक। बेटा एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा आप। जी। अच्छा जी, तो अ सैंपल ऑफ एलॉय कंटेनिंग एल्यूमिनम एंड कॉपर। लेट्स से ये सैंपल ऑफ एलॉय है which contain aluminum and copper is added to hot dilute sulfuric acid. Only the aluminum reacts with the dilute sulfuric acid. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि आपके पास एलॉय है जिसमें एल्यूमिनियम भी मौजूद है और कॉपर भी मौजूद है, बट जब आपने उसको सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड किया है तो
only the aluminum reacts with the dilute sulfuric acid. The product of reaction are hydrogen and aqueous aluminum sulfate. तो metal react करेगा तो salt and hydrogen gas. Construct the ionic equation with the state symbols for the reaction of aluminum with dilute sulfuric acid. अच्छा, पहले तो हम जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं कि when aluminum reacts with dilute sulfuric acid तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट, और एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Al के ऊपर चार्ज क्या होता है, +3, सल्फेट के ऊपर चार्ज क्या होता है, -2। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Al2SO4 3। ठीक है, क्रिस क्रॉस मेथड से ये 2 इधर आ गया और ये 3 इधर आ गया, तो सॉल्ट क्या बन रहा है, Al2SO4 3 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट हैं तो 3 और 3H2, ये बैलेंस हो गई। अच्छा, अब क्योंकि हमें आयनिक इक्वेशन लिखनी है तो स्टेट्स अप्लाई करते हैं। एल्यूमिनियम सॉलिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस, एल्यूमिनियम सल्फेट, ऑल द सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर बैरियम, कैल्शियम एंड लेड। तो एल्यूमिनियम सल्फेट क्या हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल एक्वस और हाइड्रोजन गैस। तो अब देखें, सल्फेट जो है हमें ये देखना होता है कौन सा पार्टिकल बिफोर द रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन आयन की फॉर्म में है। एल्यूमिनियम पहले सॉलिड है बाद में एक्वस है तो कैंसिल नहीं होगा, सल्फेट पहले भी एक्वस है, सल्फेट बाद में भी एक्वस, सल्फेट आयंस कैंसिल हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ रिएक्शन किसके दरमियान हो रहा है, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के दरमियान। तो रिएक्शन क्या बनेगा, 2Al सॉलिड प्लस, अब ये जो हाइड्रोजन है ये क्योंकि एक्वस फॉर्म में है तो ये आयन की फॉर्म में लिखे जाएंगे, 6H प्लस, 6H प्लस, 6 हाइड्रोजन आइंस हैं, दिस गिव्स 3 मोल्स ऑफ, सॉरी 2 मोल्स ऑफ Al3 प्लस। एल्यूमिनियम जब एक्वस फॉर्म में होगा तो आयन की स्टेट में आएगा, +3H2 गैस। ये आयनिक इक्वेशन बन गई। हाँ जी, समझ आ रही बात। जी, ये इक्वेशन सबको क्लियर है। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, डिस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट। जी बेटा, आयनिक इक्वेशन में चार्ज तो लाजमी लगाना है ना आपको, आयनिक इक्वेशन बगैर चार्ज के नहीं हो सकती। जब आप आयनिक इक्वेशन, बेटा रफ के लिए जो है ना आपके पास ये पेज होते हैं, ये ब्लैंक पेजेस होंगे, वैसे इस पे भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, बाकी ये ब्लैंक पेज पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्लैंक पेज गिवन होते हैं और आप वैसे पेज के ऊपर भी कर सकते हैं, ज्यादा मतलब वर्किंग जो है वो आप अपनी कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम आयन का केमिकल टेस्ट बताना है, तो एल्यूमिनियम आयन अब देखें, ये P4 में तो गिवन होगा बट यहाँ पे आपको जो है वो याद रखना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम आयन का टेस्ट क्या होता है, ऐड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, ऐड, अब 2 मार्क का क्वेश्चन, पहले NaOH के साथ ऐड NaOH aqueous, this gives white precipitate। फिर क्या करेंगे, एक्सेस NaOH ऐड करेंगे, एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, तो क्या होगा कि precipitate dissolve to give a colorless solution, a colorless solution। ठीक है, और अमोनिया के साथ भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अमोनिया के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा विच रिमेन्स insoluble in excess, add aqueous ammonia, white precipitate insoluble in excess। बट क्योंकि ये 2 मार्क्स हैं तो ये अगर आप NaOH या अमोनिया दोनों में से कोई एक भी लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं बेटा, पूरा टेस्ट लिखना पड़ता है क्योंकि कैटाइन का और कैटाइन के जितने भी टेस्ट है ना वो आपने दोनों ऑब्जर्वेशन बतानी होती है, फ्री फ्यू ड्रॉप्स में भी और एक्सेस में भी। बिकॉज बाज आइंस में जैसे आप यहाँ देखें कि आपको फ्यू ड्रॉप्स में व्हाइट पीपीटी मिला था बट एक्सेस में आके पीपीटी डिजोल्व हो गया, इसलिए दोनों ऑब्जर्वेशन देना लाजमी है। जहाँ पीपीटी डिजोल्व नहीं होगा वहां अगर आप खाली ये भी लिख देंगे ना व्हाइट पीपीटी तो ये भी काफी है, ये ना भी लिखेंगे इंसॉल्युबल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जहां पीपीटी डिजोल्व होगा वहां बताना लाजमी है।
इन एक्सेस अमोनिया इट गिव्स वाई पीवीटी एंड व्हिच रिमेन्स इनसॉल्युबल। हाँ जी सही है बेटा, ये सही लिखा है आपने। एसिडिफाई वो तो एनाइन के टेस्ट में होता है ना बेटा, कैटाइन के टेस्ट में नहीं लिखते। ठीक है। ठीक हो गया जी, क्लियर है। एक मिनट बेटा जरा होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी। और हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट क्या है? द एक्वस एल्यूमिनियम सल्फेट, aqueous aluminum sulfate form is crystallized to make hydrated aluminum sulfate. Aqueous aluminum sulfate is crystallized to make hydrated aluminum sulfate. ये hydrated aluminum sulfate का formula है। The relative formula mass of hydrated aluminum sulfate is 666. Calculate the value of X in this formula. ठीक है, आपने X की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो Al2SO4 का मास निकाल लेते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम 27 × 2 प्लस सल्फर 32 प्लस 16 × 4, ये ऑक्सीजन × 3 प्लस वाटर का मास, मैं कंबाइन मास दे रहा हूँ वाटर का 18x इज इक्वल्स टू, टोटल किसके बराबर है? 666। हाँ जी, समझ आ रही है बात ये? ठीक है जी, तो अब आपने सिंपल क्या किया है, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ से आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस पूरे को सॉल्व करें, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। करें इसको सॉल्व, मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। एटीन। हाँ तो राउंड ऑफ करेंगे तो 18 बन जाएगा, एक्स का आंसर 18 आ जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, एक मिनट होल्ड करें। ठीक है जी, राउंड ऑफ करके आपका आंसर आ गया 18। उसके बाद स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एलॉय। हाँ जी, एलॉयज क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ मेटल्स हैं। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एलॉय। एलॉय को सिंपल हम डिफाइन कर देंगे, एलॉयज क्या होते हैं? दीज आर
mixture of metals, mixture of metals। अच्छा जी, अब ये खैर सेक्शन बी है, बट आपके पास इस तरह से सेक्शन नहीं होंगे, पूरा कंप्लीट पेपर आएगा। तो यहाँ भी हम कंप्लीट पेपर सॉल्व करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर पोल्यूटेंट्स form at power stations that burn fossil fuel such as coal. State 1 environmental problem caused by producing carbon dioxide as an atmospheric pollutant. तो क्या नुकसान है? ग्रीन हाउस गैस है, तो इट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट, या आप सिंपल कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्टेट 1 environmental problem caused by producing sulfur dioxide, एसिड रेन। सल्फर डाइऑक्साइड का नुकसान क्या है? एसिड रेन, ठीक है जी। Sulfur dioxide is produced at power stations that can be removed by a process called flue gas desulfurization. In flue gas desulfurization, sulfur dioxide reacts with calcium carbonate। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये रिएक्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड से, कैल्शियम सल्फाइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इन्होंने डायरेक्ट दे दिया है। वैसे आप कैल्शियम ऑक्साइड और फिर वो रिएक्ट कर रहा होता है, तो कोई ऐसा मतलब डायरेक्ट रिएक्शन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको ब्रेक करके कैल्शियम ऑक्साइड के साथ दिखा सकते हैं रिएक्शन। The reaction needs to be fast to remove as much sulfur dioxide as possible। ठीक है जी, the reaction needs to be fast to remove as much sulfur dioxide as possible। Explain using ideas about particles why the calcium carbonate needs to be in a powdered instead of a single solid lump। तो पाउडर्ड फॉर्म में क्या होगा? पाउडर्ड फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। उसकी वजह क्या है? इन पाउडर्ड फॉर्म, the surface area increases, और आप कह सकते हैं पार्टिकल साइज डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो मोर पार्टिकल्स गेट एक्सपोज्ड, मोर हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। एक्सप्लेन using ideas about particles why decreasing the temperature decrease the rate of reaction। टेम्परेचर कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों कम होगा बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड सल्फर डाइऑक्साइड? तो टेम्परेचर कम करने से क्या होगा? दी पार्टिकल्स, दी काइनेटिक एनर्जी, जी हमें इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स बात करनी है, तो दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस। ठीक है, पार्टिकल्स कोलाइड विद लेस एनर्जी। ठीक है जी, तो लेस सक्सेसफुल collisions। Successful collisions means कि those collisions which occur with enough amount of energy that will break the bond। ठीक है जी, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, सल्फर reacts with oxygen as shown। SO2 रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। एक्सप्लेन व्हाई सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन। जी, सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन। कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है? इट गेन्स ऑक्सीजन। ठीक है जी, सिंपल इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन बात हो रही है, तो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। आप इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन भी बात कर सकते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, या सिंपल अगर हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +4 और यहाँ +6 है, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, या आप कहते हैं कि ऑक्सीजन गेन कर रहा है। तो इट गेन्स, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, कोई मेंशन नहीं है कि आपने किन टर्म्स में आंसर देना है, तो सिंपल हम ऑक्सीजन की टर्म्स में भी आंसर दे सकते। इट गेन्स ऑक्सीजन और इट लूजेस electron। Explain using ideas about bond breaking and bond forming why the reaction is exothermic। जी, दोनों तरीके सही हैं, दोनों तरह से आप आंसर दे सकते हैं। हाँ, तो बेटा एमएस में तो लीस्ट एक्सपेक्टेड आंसर है ना, कि कम से कम आपने रिएक्शन देख के डिसाइड करना है कि ऑक्सीजन गेन कर रहा है।
बट जो जरा ज्यादा आप बेहतर तरीके से आंसर करेंगे, ठीक है, तो मतलब कॉन्सेप्ट आपका करेक्ट होना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ क्वेश्चन में मेंशन होता ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख सकते हैं आप, चाहे तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दें। अगर क्वेश्चन में मेंशन होता कि जी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन ही बताएं, तो फिर तो हम सिर्फ इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन या इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएं, बट यहाँ कुछ मेंशन नहीं है। ऑक्सीडेशन को आप किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं यूजिंग आइडियाज अबाउट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग, व्हाई द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। व्हाई दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बिकॉज आप क्या कहेंगे कि बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे हैं, बॉन्ड बन भी रहे हैं। तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज an endothermic process. Bond making is exothermic. Now, why this reaction is exothermic? Because more energy releases in bond making as compared to energy absorbed in bond breaking. ठीक है, so why this reaction is overall exothermic? Because energy release ज्यादा हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब कम हो रही है। ठीक है, एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब कम हो रही है। तो इफ मोर एनर्जी रिलीज देन एब्जॉर्ब, देन प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। इफ मोर एनर्जी एब्जॉर्ब देन रिलीज, देन प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। अगर एब्जॉर्ब ज्यादा होगी, रिलीज कम होगी, तो एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने ऐसे ध्यान में रखना है। अच्छा जी, एक्सप्लेन व्हाई द एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करता है? इट लोअर्स द एक्टिवेशन, it lowers the activation energy by providing an alternate route। ठीक है, तो कैटलिस्ट का काम क्या है? ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, दैट्स व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8, जिंक इज अ मेटल, कोटिंग आयरन विद जिंक प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, explain how coating of zinc prevent iron from rusting when the coating is scratched। तो we know this thing कि ये क्या है? This is galvanizing। कोटिंग आयरन विद जिंक इज गैल्वेनाइजिंग। और गैल्वेनाइजिंग हमने पढ़ा था कि ये दोनों तरह से प्रोटेक्ट करता है। गैल्वेनाइजिंग है, ये बैरियर मेथड भी है और सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी है। तो एज जिंक, अब ये कह रहे हैं कि यानी ये आपके पास आयरन है और इसके ऊपर आपने जिंक की कोटिंग की हुई है। एक्सप्लेन हाउ अ कोटिंग ऑफ जिंक प्रिवेंट रस्टिंग व्हेन द कोटिंग इज स्क्रैच्ड। ठीक है, तो वंस कोटिंग इज स्क्रैच्ड, still it prevents iron because zinc is more reactive than iron। ठीक है जी, तो it will get corrode or react with oxygen present in air। जी, ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है। तो जब तक लेयर इंटैक्ट होती है तो बैरियर मेथड वाला काम कर रहा होता है। ये हमने पढ़ा था, गैल्वेनाइजिंग दोनों काम करता है, बैरियर मेथड भी है, एज अ बैरियर भी प्रोटेक्ट करता है और सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी है। ठीक है, जब तक पूरी लेयर इंटैक्ट होती है तो बैरियर का काम करता है, जब लेयर थोड़ी सी भी हटती है तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, खुद ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दोनों काम कर रहा है। तो जिंक विल corrode instead of iron because it's more reactive। Zinc has metallic bonding। Zinc has metallic bonding। Metallic bonding described with the aid of a label diagram the metallic bonding in solid zinc। तो हमने लेबल डायग्राम बनानी है। लेट्स से ये हमने जिंक के एटम्स बना दिए। ठीक है, और इसमें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शो कर देंगे। जी, जनरल मेटल की कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह आपने नहीं देनी होती।
तो लेट से ये हमने इलेक्ट्रॉन जो है ये शो कर दिए कि दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आप चार्ज ना भी शो करें तो कोई मसला नहीं है, बट बेहतर है कि आप इसमें पॉजिटिव आइन का चार्ज शो कर दें। मार्किंग स्कीम में हो सकता है कि आपको मोस्टली मार्किंग स्कीम्स के अंदर चार्ज मेंशन नहीं होता, बट बेहतर है कि आप चार्ज शो करें, वो ज़्यादा डिटेल्ड में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि सर्कल्स बने हुए हो, बट आप चार्ज शो करेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। और प्लस साथ में हम लेबलिंग करेंगे इसकी, ठीक है। तो लेबलिंग कर देते हैं, दिस इज पॉजिटिव आइन, आप पूरा लिखेंगे पॉजिटिव आइन। और ये क्या है, दीज आर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स या फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कह दें। और अब उसके बाद क्या, डिस्क्राइब विद द एड ऑफ अ लेबल डायग्राम, तो आपने डायग्राम बना दी, उसके बाद इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग क्या है, इट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between positive ion and free electrons. Explain why zinc explain why zinc is a good conductor of electricity, because it has free electrons available. It has, अब यहाँ मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, आयनिक कंपाउंड होगा तो आयंस, इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स available. वन ऑफ द स्टेज ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक इन्वॉल्व इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो जिंक को जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर में से, उसमें एक स्टेज इलेक्ट्रोलिसिस आती है। एट द कैथोड जिंक आयन आर चेंज्ड इनटू जिंक एटम्स, कैथोड पे क्या हो रहा है, जिंक आयन रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। एट द एनोड हाइड्रोक्साइड आयन, बेटा दोनों ही बातें सही है, डीलोकलाइज मोबाइल एक ही बात होती है, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज भी कहलाएंगे, ठीक है। आर चेंज्ड इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। At the anode, hydroxide ion are changed into oxygen molecules and water molecules. Write the ionic equation for the reaction at the cathode and at the anode. आप चाहे मोबाइल इलेक्ट्रॉन लिख दें या फ्री इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है। तो हमें कैथोड एनोड की इक्वेशंस लिखनी है, ठीक है। कैथोड पे क्या जा रहा है, जिंक आयन, Zn2 प्लस gains 2 electron becomes zinc। एनोड पे क्या जा रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन की इक्वेशन याद रखनी है, 4OH माइनस 4OH माइनस, क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल गिव्स 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएंगी। A sample of 2.34 grams of zinc is reacted with 50 cm cube of 2 mole per dm cube hydrochloric acid। तो जिंक का भी अमाउंट गिवन है 2.34 ग्राम, और HCl का वॉल्यूम गिवन है, और HCl की कंसंट्रेशन गिवन है। क्वेश्चन क्या है, शो बाय कैलकुलेशन दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इन एक्सेस इन दिस रिएक्शन। हमें प्रूफ क्या करना है कि HCl एक्सेस में है। HCl बैलेंस, क्या चीज बैलेंस नहीं है बेटा, सब कुछ बैलेंस तो है। क्या बैलेंस करें, कौन सी बैलेंसिंग की बात कर रहे हो आप। इलेक्ट्रॉन बैलेंस है बेटा, चार्ज बैलेंस करना होता है। आप यहाँ देखें, यहाँ पे चार्ज क्या है, -4, और यहाँ भी चार्ज क्या है, -4। वो तो हम इलेक्ट्रॉन तब बैलेंस करते हैं जब दोनों इक्वेशंस को मिला के फाइनल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। यहाँ फाइनल इक्वेशन नहीं बोली गई, यहाँ कैथोड एनोड की अलग अलग इक्वेशंस लिखनी है आपने बस। तो दोनों इक्वेशन सेपरेटली बैलेंस होंगी, हम उनको एक साथ मिला के, आप ये थोड़ी देखोगे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये वो तो अगर मैं कंबाइन करता, फाइनल इक्वेशन बनाता तो फिर होती है। समझ आ रही है मेरी बात। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये सवाल है, इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये एक्सिस में है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, दोनों को, मैंने आपसे कहा था जब भी लिमिटिंग एक्सिस का क्वेश्चन आएगा पहले मोल्स कैलकुलेट करें, मोल्स ऑफ
जिंक, पहले मोल्स ऑफ जिंक निकालते हैं। जिंक के मोल्स कितने हैं? जिंक के मास गिवन है तो मोल्स निकाल लेते हैं। जिंक का एटॉमिक मास देख लेते हैं। जिंक का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल आपके पास गिवन होगा। ठीक है जी। फाइनल इक्वेशन बेटा लिखने को नहीं आती है ओ लेवल्स में, तो पहले आप इसको छोड़ दें। ठीक है, वो टाइम मिलेगा तो देख लेंगे। वैसे मेन कंसर्न आपका सिर्फ इक्वेशन होनी चाहिए। अच्छा, ये ए लेवल्स वाला खुला हुआ है तो इसमें इसलिए डेसिमल के बाद लिखे हुए हैं ना। आप अगर अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें एक ही ये आपको पीरियोडिक टेबल में खोलना। हाँ जी, इसमें देख लें जिंक 65 है। ठीक है, जिंक 65। तो मोल्स ऑफ जिंक 2.34 डिवाइडेड बाय 65। 2.34 डिवाइडेड बाय 65, तो ये मोल्स आ जाएंगे कितने? 0.036। मोल्स ऑफ जिंक कितने आ गए? 0.036। ऐसे ही हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन गिवन है, तो मोल्स कैसे निकलेंगे? सी इंटू वी। कंसंट्रेशन कितनी है? 2। वॉल्यूम कितना है? 50। इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए, तो 50 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 2। ये आंसर आ गया 0.1। मोल्स हैं 0.1। ठीक है, तब हमारे पास एसिड के मोल्स भी हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स भी हैं और जिंक के मोल्स भी हैं। तो यानी ये वो मोल्स हैं जो आपके पास मौजूद हैं। दीज आर द मोल्स ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है जी। तो अब आपने ये प्रूव करना है कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आपने मोल्स कैलकुलेट किए हैं ये एक्सेस में है। ठीक है। आप देखें जिंक और HCl किस रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं। जिनको आता है तो ठीक है, जिनको नहीं आता वो जरा इसको समझिएगा बेटा। आपने पहले दोनों के मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब इक्वेशन ये बता रही है कि जिंक और HCl रिएक्ट इन 1:2 रेशो। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन जिंक एंड HCl दे आर रिएक्टिंग इन 1:2 रेशो। मतलब जिंक जितना भी है, जिंक कितना है आपके पास? 0.036। दिस इज द अमाउंट ऑफ जिंक वी हैव। तो अमाउंट ऑफ जिंक, तो जिंक कितना है? 0.036। तो अगर जिंक 0.036 है तो इक्वेशन के रेशो के हिसाब से HCl कितना होना चाहिए था? HCl कितना होना चाहिए था? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.072। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ, दिस इज द अमाउंट ऑफ HCl required to completely react with react with 0.036 moles of zinc। जिंक के 0.036 मोल्स के साथ रिएक्ट करने के लिए आपको HCl कितना चाहिए था? 0.07। बट वी हैव, आपके पास कितना है? 0.1। बट वी हैव 0.1 moles, which means it is, which means it is in excess। यानी जितना रिक्वायर्ड है, दिस इज द अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 0.036 मोल्स ऑफ जिंक, बट वी हैव 0.1 मोल ऑफ HCl। तो जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा मौजूद है, दैट मीन्स के इट इज इन एक्सेस। ये रिक्वायरमेंट से ज्यादा मौजूद है हमारे पास, तो ये क्या हो गया? एक्सेस में आ गया। समझ आ रही बात? हाँ जी, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से आप प्रूफ करेंगे। पहले दोनों के मोल्स कैलकुलेट करेंगे। मोल्स कैलकुलेट करने के बाद फिर ये देखेंगे कि रेशो के हिसाब से दोनों रिएक्टेंट कितने कितने होने चाहिए थे। ठीक है, अब रेशो के हिसाब से फिर आप देख लेंगे। अगर वो रेशो के हिसाब से ज्यादा है तो एक्सेस में है, रेशो के हिसाब से कम है तो लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9। अल्केन्स आर होमोलोगस सीरीज ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बेटा एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, कॉल आ गई है।
अच्छा जी। तो हाँ जी, तो अल्केन्स आर होमोलोगस सीरीज ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Draw the structure of two different alkanes with the molecular formula C4H10. Show all of the atoms and all of the bonds in each. Draw the structure of two different alkanes. Alkane के structure बनाने C4H10 एक straight chain structure बन जाएगा। मेरा ख्याल है ये तो सबको ही बनाना आता होगा, ये इतनी बार बना चुके हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है, एक ब्यूटेन बन जाएगा। इसमें हाइड्रोजन लगा देंगे C4H10, एंड सेकंड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मिथाइल प्रोपेन आइसोमर, 3 कार्बन की चेन और चौथा कार्बन ब्रांच में आ जाएगा, ये भी C4H10। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट यूजिंग द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स। यूजिंग द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन अल्केन विच हैज ओनली 12 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। तो अगर 12 कार्बन है तो C12H12 × 2 24+2 क्या हो जाएगा, C12H26। आप डायरेक्ट लिख दें, कोई इशू नहीं है। Many alkanes are separated from petroleum crude oil by fractional distillation। ठीक है जी। तो डिस्क्राइब द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ये आपको डिस्क्राइब करनी है, 3 मार्क्स है। ठीक है, तो सबसे पहले तो फिर अब इसमें आप क्या बताएंगे कि जी पेट्रोलियम को जो है वो हीट किया जाता है। तो पेट्रोलियम इज हीटेड टू कन्वर्ट इट इनटू गैसियस फेज। ठीक है जी, पेट्रोलियम इज हीटेड टू कन्वर्ट इट इनटू गैसियस फेज, देन it enters into, yeah, then this gaseous mixture, this gaseous mixture is entered into fractionating fractionating column, where mixture of gases rises and temperature decreases with height। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है जी, तो सेपरेशन occurs based on boiling point। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और चाहे तो इसमें ऐड कर दें कि लो बॉइलिंग substance collected at top and high boiling at bottom। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा प्रोसीजर, यानी पहला क्या है कि पहला पॉइंट क्या है कि हीट करेंगे, उसको पॉइंट्स की फॉर्म में ध्यान में रखें। फिर पहला पॉइंट क्या है कि हीट करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है कि फिर आपने इस मिक्सचर को जो है वो एंटर करना है किसमें, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर। ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर, ये सेकंड पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या है कि सेपरेशन जो है ये बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस के ऊपर हो रही है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। जब भी आपसे 3 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम का, तो आपने 3 पॉइंट्स है, पहले इसको हीट करना है, गैसिफाई, देन इट एंटर्स इनटू फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वेयर इट राइजेस, एंड देन इट कलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट फिर आ जाते हैं ब्यूटीन। ब्यूटेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव सेवरल प्रोडक्ट्स। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन है ब्यूटेन रिएक्टिंग विद क्लोरीन। स्टेट द कंडीशन नीडेड फॉर दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किन कंडीशंस में होता है, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और सनलाइट कह दें।
सनलाइट कह दें या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। बेटा ये मैं अभी फाइल शेयर कर दूंगा, ठीक है, ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा जैसी क्लास खत्म होगी। वन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स contain 37.8% carbon, 6.30% हाइड्रोजन एंड 55.9% क्लोरीन बायोमास। ये काफी सारे बच्चे ये क्वेश्चन मेरे पास क्लासेस में भी लेकर आए हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, ब्यूटेन को रिएक्ट किया क्लोरीन से, सेवरल प्रोडक्ट्स बन रही है। अब कहने कि ये जो प्रोडक्ट की बात हो रही है, वन ऑफ दीज प्रोडक्ट कंटेन दिस मच कार्बन, दिस मच हाइड्रोजन एंड दिस मच क्लोरीन। क्लोरीन क्यों आया? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हुई। कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट। इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा? तीन कॉलम बना लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, कार्बन की परसेंटेज गिवन है, डायरेक्ट मास में लिख देंगे 37.8 मोल्स निकाल रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 12, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करते जाएंगे। 6.30 डिवाइडेड बाय 1, 55.9 डिवाइडेड बाय 35.5। तो क्या आंसर आ रहे हैं? 37.2, 37.8 है। अच्छा, 37.8 डिवाइडेड बाय 12, 3.15, 6.30 एंड 55.9 डिवाइडेड बाय 35.5, तो ये आ गया 1.5, 1.5। ठीक है, अब इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 1.5 है, सबको इससे डिवाइड कर देंगे। 1.5, 5, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा, 3.15 डिवाइडेड बाय 1.5, 2.1 यानी कि 2 कर दें। हाइड्रोजन 6.30, 6.30 डिवाइडेड बाय 1.5, 4.24 और ये 1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला C2H41, C2H41। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है आपको। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, देखें आपके पास टोटल कितने कार्बन थे? 4 कार्बन थे, C4H10 है। ठीक है, ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन में से आपने हाइड्रोजन रिमूव किए, C2H4Cl है, C2H4Cl। अच्छा, अब इसमें से आपने हाइड्रोजन रिमूव किए और Cl है, इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया C2HCl। तो मॉलिक्यूलर में ऑब्वियसली इसको, क्योंकि हमें डबल कार्बन तो 4 ही है ना, हमें मालूम है स्ट्रक्चर में कार्बन तो 4 ही रहेंगे, हाइड्रोजन कम ज्यादा हो रहे हैं, कार्बन तो 4 ही है। तो आपने इस नॉलेज से ध्यान, मतलब ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपके पास एक्चुअल स्ट्रक्चर में कार्बन कितने हैं। अब अगर कार्बन 4 हुए तो हर चीज 2 से मल्टीप्लाई होती जाएगी, H8 और Cl2 हो जाएगा, C4H8Cl2। बेस्ड ऑन दिस नॉलेज एक्चुअल स्ट्रक्चर वॉज ब्यूटेन, एक्चुअल रिएक्टेंट वॉज ब्यूटेन, ब्यूटेन में सब्सटीट्यूशन हुई है। तो इफ एम्पेरिकल फॉर्मूला इज C2H4Cl, दैट मीन्स हमें हर चीज को डबल करना है, बिकॉज आपके स्ट्रक्चर में 4 कार्बन एटम मौजूद। हाँ जी, समझ आइए ये बात? जी, क्लियर है? जी बेटा, वो तो फिर स्ट्रक्चर पे डिपेंड है ना, कहीं पे 3, कहीं पे 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। आप क्वेश्चन शेयर करेंगे तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। बट अभी इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आपके पास क्योंकि रिएक्टेंट में 2 कार्बन एटम थे, ठीक है, तो रिएक्टेंट में 2 कार्बन एटम थे, 4.2 बेटा उसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, मतलब 2.5 इससे ऊपर जाएगा तो फिर उसके बाद जो है वो हम उसको कर, क्योंकि यहाँ पे एक रेशियो बन रहा था तो हमने उसके हिसाब से कर लिया सॉल्व में। ठीक है, हाँ, अगर 4.65 है, इस टाइप की कोई वैल्यू है, तो फिर आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी ऐसे नंबर से, मतलब नॉर्मली 2 या 3 से करते हैं जाके होल नंबर में आ जाए, तो पूरे सारी वैल्यूज को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने क्लास में भी किए हैं ऐसे सवाल। आ गई मेरी बात? ठीक है, वो मैं देखूंगा ऐसे कुछ सवाल निकाल के, तो नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस भी कर लूँ। बट यहाँ पे आपके पास जो है वो ये वैल्यूज बन रही है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नाइट्रिक एसिड HNO3 is used to make fertilizers. Nitric acid is manufactured from ammonia. In the first step, ammonia reacts with oxygen. Balance this equation. ठीक है, तो ऑलरेडी इक्वेशन लिखी हुई है,
आपने सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने हाइड्रोजन जो है वो देखें, तो इसमें हम हाइड्रोजन को इसको कर देते हैं 2, इसको कर देते हैं 3। ठीक है, तो ये हमने इनको बैलेंस कर दिया, 2 3 6, 6 3 2 6। ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन को उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे, लास्ट में आप इसके साथ जो भी नंबर लगाएंगे ये बैलेंस हो जाएगी। तो ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्ट प्रोडक्ट साइड पर, 2 और 3, 2 + 3 5। 5 ऑड नंबर है तो क्या करेंगे, 5/2। ठीक है, अब अगर आपने इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 2 2 4। और 5/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। उसके बाद ये 4 और ये भी, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 और 6 ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। नाइट्रिक एसिड इज यूज टू मेक द soluble salt potassium nitrate. Name the alkali. ठीक है, नाइट्रिक एसिड से बना रहे हैं पोटेशियम नाइट्रेट। नेम दी अल्कली दैट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू मेक पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये ग्रुप 1 सॉल्ट है। ठीक है, टाइट्रेशन से बनेगा। तो एसिड क्या यूज हो रहा है, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो अल्कली क्या यूज करेंगे, ऑब्वियसली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड होगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। Describe the experimental procedure used to make colorless aqueous potassium nitrate from the alkali and dilute nitric acid. तो अब आपने टाइट्रेशन का जो एक्सपेरिमेंट है वो, क्योंकि ये ग्रुप 1 सॉल्ट है, ग्रुप 1 सॉल्ट टाइट्रेशन से बनेंगे। ठीक है, तो टाइट्रेशन अकर्स, क्योंकि 2 मार्क है तो कोई बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं बताएंगे इसको। टाइट्रेशन बस सिंपल आपने क्या बताया कि जी टाइट्रेशन होगी अकर्स बिटवीन नाइट्रिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ indicator to find the end point, या आप कहते हैं टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एसिड और बेस रिक्वायर्ड, और टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्यूरेट। ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, रिपीट, क्योंकि हमें कलरलेस एक्वा सोल्यूशन बनाना है तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन या क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस नहीं आएगा। रिपीट द एक्सपेरिमेंट विदाउट इंडिकेटर एट एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो ये जस्ट हमने टाइट्रेशन को जो है वो, आपने मेथड बता दिया। टाइट्रेशन मेथड होगा पहले, फर्स्ट जो टाइट्रेशन होगी वो विद इंडिकेटर होगी, और उसका मकसद क्या है कि आपने एंड पॉइंट या वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्यूरेट फाइंड आउट करना है। फिर सेकंड टाइट्रेशन विदाउट इंडिकेटर होगी तो आपको प्योर सॉल्ट मिल जाएगा। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन इन पोटेशियम नाइट्रेट। तो परसेंटेज बाय मास जब भी निकालनी हो, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, जिस एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है उसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, KNO3। KNO3 में एक ही पोटेशियम है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय MR इंटू 100। एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 इंटू नंबर ऑफ एटम्स 1 है। पोटेशियम नाइट्रेट का MR कैलकुलेट कर ले, पोटेशियम 39, नाइट्रोजन 14, 16 3 48। तो 39 प्लस 14 प्लस 48, 101 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 14 डिवाइडेड बाय 101 मल्टीप्लाई बाय 100,
तो ये आ जाएगा 13.86। ठीक है जी। फर्टिलाइजर्स लीच into rivers and cause water pollution problems. Name one other pollutant found in river water. ठीक है, रिवर वाटर में पोल्यूटेंट्स कौन से मौजूद हो सकते हैं? ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो है देख, तो सिंपल आपने रिवर वाटर में पोल्यूटेंट्स की बात करनी है, तो विच पोल्यूटेंट्स कैन बी प्रेजेंट इन रिवर वाटर? मिनरल्स मौजूद हो सकते हैं, डिसॉल्व गैसेस, ठीक है जी, माइक्रोब्स, इनमें से कुछ भी आंसर आ सकता है। डिटर्जेंट वेस्ट। स्टेट थ्री प्रोसेस यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर वाटर टू प्रोड्यूस ड्रिंकिंग वाटर। तीन प्रोसेस कौन कौन से हैं? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन होगी। उसके बाद चारकोल एडिशन। ऑर्डर मैटर नहीं करता कि आप कैसे लिख रहे हैं, ठीक है ना, तीन स्टेप्स आपको बताने, चारकोल एडिशन एंड क्लोरीनेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन क्यों करते हैं? टू रिमूव इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल कंपाउंड्स, टू रिमूव इनसॉल्युबल कंपाउंड्स। चारकोल एडिशन टू रिमूव कलर, टेस्ट, स्मेल एटसेट्रा। क्लोरीनेशन टू किल माइक्रोब्स। ठीक है जी। चलो जी, ये पेपर कंप्लीट हो गया हमारा।